बहुत सारे डाउट स्ट्रैटेजी को लेके होते हैं, टारगेट ईयर को लेके होते हैं। ये सारी किताबें हेल्प करती है। तो आज हम इन्हीं सारी किताबों पे बात करेंगे। कम से कम 5-6 बार पढ़ जाओ, रट जाओ इनको, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो कर जाओ, कुछ भी करो, पर ये वाली 2 किताब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी। फिर भारतीय कला और संस्कृति पे आप कोई भी बुक मार्केट से ले सकते हो। करंट अफेयर वाली दुनिया बिल्कुल अलग चलती है और ये एनसीईआरटी ऐसा लगता है जैसे पुरानी दुनिया में चल रहे हो। तो करंट अफेयर को पढ़ते रहोगे तो कुछ कुछ आपका लिंक डेवलप होता रहेगा। हेलो स्टूडेंट, तो बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो शुरुआत में उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। बहुत सारे डाउट स्ट्रैटेजी को लेके होते हैं, टारगेट ईयर को लेके होते हैं, नोट्स मेकिंग को लेके बहुत सारे डाउट होते हैं। और उन्हीं डाउट्स में से एक बड़ा कॉमन डाउट होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, तो हमारे पास बेसिक बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, या वो किताबें जो हर यूपीएससी एस्पायरेंट को पढ़नी ही चाहिए। और ये बहुत बेसिक होती है और आपके बेसिक कंसेप्ट को बिल्ड करने में जिन जिन विषयों की ये बुक लिस्ट है बच्चा, उन विषयों के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में ये सारी किताबें हेल्प करती है। तो आज हम इन्हीं सारी किताबों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये किन के लिए है ये बेसिक बुक लिस्ट। तो जो 2026 में अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं और उनको लगता है कि सर क्या पॉलिटी की 1-2 कोई ऐसी एनसीईआरटी बता दो कि कुछ कंसेप्ट फंसे हुए हैं जिससे वो हमारे क्लियर हो जाए, ओके। या 27 वाले बच्चे हो, 28 वाले बच्चे हो, 2029 जिनका टारगेट ईयर हो वो वाले बच्चे हो, या यूपीएससी सीएससी 2030 तक का भी अगर आपका टारगेट है, तो आने वाले 4-5 साल जब तक भी आप इस प्रिपरेशन में हो, आपके पास ये किताबें होना जरूरी है। मेरे पास भी रही है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी आप जानते हो कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का यूपीएससी चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, काफी बड़ा वेटेज है। थोड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा आधारित है ये सब्जेक्ट। तो कुछ बेसिक एनसीईआरटी है जो आपको पता होना चाहिए या आपके पास होनी चाहिए और आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की ये एनसीईआरटी है। जैसे 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है पृथ्वी हमारा आवास, ओके। फिर 7th की है हमारा पर्यावरण, क्लास 8 की है संसाधन एवं विकास के नाम से। फिर क्लास 9th की है समकालीन भारत पार्ट 1। फिर 10th में आ जाती है समकालीन भारत पार्ट 2। 11th में भारत भौतिक पर्यावरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बच्चा, ये वाली किताब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तैयारी में, 1 साल 1.5 साल और यूपीएससी के कुछ पीवाईक्यूज देखोगे, तो आपको इन किताबों से वो सारे पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। तो भारत भौतिक पर्यावरण और ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, मतलब ये दोनों किताबें तो ऐसी है ना, मतलब ये पढ़नी ही पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है? कम से कम 5-6 बार पढ़ जाओ, रट जाओ इनको, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो कर जाओ, कुछ भी करो, पर ये वाली 2 किताब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ये क्लास 12 की एनसीईआरटी है। बहुत सारे बच्चे बोल देंगे सर पुरानी एनसीईआरटी करे या नई एनसीईआरटी करे। आप सिर्फ अगर इतना कर लोगे 6 से लेके 12 तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो सफिशिएंट है। पुरानी पे किसी एनसीईआरटी पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखो प्रारंभिक परीक्षा के, और बहुत सारे मुख्य परीक्षा के भी क्वेश्चन आपको यहां से आते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में मैप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैपिंग, और अच्छे से आपको पता हो कौन सा देश किधर है, कौन से कॉन्टिनेंट, कौन सी नदियाँ, कौन सा सागर, कौन सा महासागर, और उनका लोकेशन क्या है पूरी ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो आपके पास एटलस होना जरूरी है। एटलस 2 आती है बच्चा, एक ऑक्सफोर्ड की आती है और जो काफी फेमस है, पॉपुलर है, एक ओरिएंट ब्लैक स्वान की है। ऑक्सफोर्ड वाली भी 2 आती है, जैसे यहां लिखा है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, एक आएगी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। जो भी मिल जाए, ये मिल जाए बहुत अच्छा है, और स्टूडेंट वाली मिल रही है वो भी ठीक है। इसके साथ साथ एक अनदर एटलस हमारे पास, एक और दूसरा एटलस होना जरूरी है। तो अनदर जो एटलस है हमारा ओरिएंट ब्लैक स्वान का। तो 2 एटलस आपके पास होने चाहिए।
अब चाहे आप हिंदी माध्यम से हो या आप हो अंग्रेजी मीडियम से, तो आप, मेरा सजेशन ये है कि आप एटलस को इंग्लिश में ही परचेज करें। ठीक है, थोड़ा ट्रांसलेशन जो हिंदी ट्रांसलेशन वाला आता है उसमें कई बार बहुत सारी एरर भी आ जाते हैं, तो उससे आप बच जाओगे। फिर नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी। हमारी पॉलिटिकल साइंस की कौन कौन सी एनसीईआरटी है? पॉलिटी का काफी बड़ा वेटेज है यूपीएससी प्रीलिम्स में भी और मुख्य परीक्षा में भी। तो कुछ एनसीईआरटी है बच्चा, एक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, है ना, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 पार्ट 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और एक है पॉलिटिकल थ्योरी। तो 1 2 3 4, ये 4 एनसीईआरटी आपकी पॉलिटी की और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ी होनी जरूर होनी चाहिए। मैं यहां आपको इमेज भी दिखा दे रहा हूं बच्चा, ये देखो। तो क्लास 9th में है वो जो लिखा है ना यहाँ पे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1। फिर 10th में आ जाती है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। फिर 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है ना, ये भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार हो गया। 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी है बच्चा। ओके, चलो, तो इसमें आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट मिल जाएंगे पॉलिटी के, है ना, जो आप बार बार जिनको लेके डाउट रहता है ना। साम्यवाद क्या है ना, पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, और बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट है जो पॉलिटी के, वो सारे आपको इससे पढ़ के हो जाएंगे। फिर है स्वतंत्र भारत में राजनीति, मतलब जब हम आजाद हो गए उसके बाद किस तरह के हम राजनीति और राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले, काफी इंपॉर्टेंट है मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और फिर है समकालीन विश्व राजनीति, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके जो कंटेम्प्रेरी जो आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, विश्व राजनीति के बारे में अच्छी आपको यहाँ समझ देखने को और विकसित होने को मिल जाएगी। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होनी ही होनी है। तो ये 6 एनसीईआरटीज आपके पास पॉलिटी की होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में दिखाई है, मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी माध्यम से हो, मैंने प्रॉपर बुक्स के इमेजेस यहाँ पे लगाए हैं। ये किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। फिर नेक्स्ट है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए या नहीं, बहुत सारे फैकल्टीज बोलते, कुछ बोलते हाँ होनी चाहिए, कुछ बोलते नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखो, मैं कितना ही मना कर लूं कि भैया आप एम लक्ष्मीकांत मत लेना, लेकिन आपको हर साल जितने भी टॉपर आएंगे, किसी का भी इंटरव्यू देख लेना, हर कोई ये बोलेगा मैंने पॉलिटी पे एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है। तो अगर आपके पास ये किताब नहीं होगी तो आपके मन में हमेशा ही एक डाउट रहेगा, हमेशा एक डाउट रहेगा, भाई ये किताब नहीं है मेरे पास। तो ये किताब अपने पास रखना, ठीक है, रखना। आपको बहुत सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत का जो भी एडिशन आ रहा होगा वो ले लेना। फिर ये मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी ये किताब, क्योंकि मेरे बहुत सारे पॉलिटी के कंसेप्ट ऐसे जो ना तो एम लक्ष्मीकांत में क्लियर हो रहे, ना वो किसी भी एनसीईआरटी के अंदर उतना डिटेल में बताए गए। जैसे कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, न्याय की जरूरत क्यों पड़ी, न्याय कितने प्रकार के न्याय होते हैं, अधिकार क्या है, कितने प्रकार के अधिकार होते हैं, किसी देश के नागरिकों को अधिकार देना क्यों जरूरी है। तो काफी अच्छा एनालिसिस दिया हुआ है इस किताब में। तो ये बेसिकली पुखराज जैन की किताब है बच्चा, मेरे पास ये हमेशा ही रहती है। ओके, तो बीए पार्ट 1 में लगती है ये, जो ग्रेजुएशन करते हैं, तो ये किताब जरूर पढ़ना। इसमें कर्तव्य की अवधारणा, न्याय की अवधारणा, अधिकार क्या है, सत्ता क्या है, शक्ति क्यों जरूरी है, मतलब बहुत बेसिक चीजें जो आपको ना एनसीईआरटी में मिलेगी उतने अच्छे से, ना एम लक्ष्मीकांत में मिलेगी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये किताब जरूर पढ़ लेना, और पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें 4-5 जो बेसिक कंसेप्ट है आप वो पढ़ लेना इसके। फिर है आपके पास एक भारत का संविधान करके एक आता है बच्चों, छोटी सी किताब होती है, उसमें एक साइड इंग्लिश में लिखा होता है, एक साइड हिंदी में लिखा होता है। तो ये वाली किताब, इसको हम बेयर एक्ट के नाम से बोलते हैं। पूरे भारत के संविधान के अनुच्छेद दिए गए, आर्टिकल 1 2 3 4, एक साइड इंग्लिश में एक साइड हिंदी में, ये होनी जरूरी है ना, ये सबके पास होनी जरूरी है। तो ये बात हो गई पॉलिटी की। अब बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर जो हमारा मेन है वो, प्रीलिम्स की अगर बात करूं,
एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और फिर आर्ट एंड कल्चर है। और मुख्य परीक्षा में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आते हैं, कई बार क्वेश्चन नहीं भी आते। ओके, तो इतिहास पे हमारे पास कौन सी किताबें होनी चाहिए? तो एंशियंट इंडिया पे देखो, हिस्ट्री पे मैं ये कहूंगा ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों रख लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ओल्ड एनसीईआरटी भी सारी नहीं खरीदनी, मैं बता देता हूं ओल्ड एनसीईआरटी कौन सी लगेगी और न्यू वाली एनसीईआरटी कौन सी लगेगी। तो प्राचीन भारत की ओल्ड एनसीईआरटी लगेगी, मध्यकालीन भारत की ओल्ड एनसीईआरटी लगेगी, आधुनिक भारत की भी ओल्ड एनसीईआरटी लगेगी। फिर ये नए वाली एनसीईआरटी आई है, भारतीय कला का परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। इसमें भारतीय इतिहास के कुछ विषय, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये नई एनसीईआरटी है बच्चा। मैं इमेज दिखाता हूं आपको। तो देखो, ये कक्षा 11 की है ना, 11th स्टैंडर्ड की है ये, प्राचीन भारत। ओके, ये ओल्ड एनसीईआरटी होगी। उसके बाद आगे बच्चा कक्षा 11 की एक और एनसीईआरटी है, मध्यकालीन भारत। फिर कक्षा 12 में आ जाएगी आधुनिक भारत। ये 3 आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी भी होना जरूरी है, जो यहां लिखा है ना एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, सिर्फ 3 एनसीईआरटी है ये तीनों होनी चाहिए आपके पास। फिर आर्ट एंड कल्चर को लेके भारतीय कला का परिचय, ये कक्षा 11 की एनसीईआरटी है, सेम ऐसा कवर पेज आएगा। फिर नई एनसीईआरटी में 3 एनसीईआरटी और है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। ये तीनों कक्षा 12 की एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटीज आपके पास, ये 7 एनसीईआरटीज जरूर होनी चाहिए। फिर आप बोलोगे सर क्या 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है या नहीं है? मतलब मैं कहूंगा आप इनको भी पढ़ लोगे ना। अगर आपको लगता है बिल्कुल ही इतिहास नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तब तो ले लेना 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की। और अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत हिस्ट्री को आप जानते हो, है ना, इतना तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है, तब फिर आपको यही एनसीईआरटी सफिशियंट रहेगी। क्वेश्चंस इन्हीं एनसीईआरटी में से ही आ रहे हैं। ओके, तो ये इंग्लिश में भी दे दी मैंने आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी किताबें हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आधुनिक भारत का क्या स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए? पढ़ लेना चाहिए एक बार, वो हेल्प ही करता है ना। तो आधुनिक भारत का इतिहास, ये स्पेक्ट्रम की एक किताब आती है, जरूर लेना। छोटी सी आएगी लेकिन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। आपको एक पूरा का पूरा किस तरह से इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहा है, तो इन्होंने हर बहुत अच्छे से चैप्टर को डिजाइन किया गया है, उसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी है। तो एनसीईआरटीज के साथ अगर ये किताब पढ़ लोगे तो थोड़ा सा और आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे इतिहास में। फिर भारतीय कला और संस्कृति पे आप कोई भी बुक मार्केट से ले सकते हो। कुछ बच्चे इन दिनों बोलते हैं सर तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज ले सकते हो, है ना, उस इंग्लिश में है ऑल्दो वो, लेकिन वो इतनी भारी इंग्लिश नहीं है, इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है। आप थोड़ा बहुत भी अगर अंग्रेजी में कंफर्टेबल होंगे तो ये भी आप किताब ले सकते हो। फिर बात करते हैं इकोनॉमी, है ना, काफी ज्यादा अच्छा वेटेज है प्रीलिम्स में भी, मुख्य परीक्षा में भी। इकोनॉमी की एनसीईआरटीज को लेके बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं, तो यहां मैं क्लास 9, 10th, 11th की कुछ एनसीईआरटीज आपको दिखाना चाहता हूं। ये देख लीजिए। सबसे पहले 9th स्टैंडर्ड की है, अर्थशास्त्र करके किताब आएगी। 10th स्टैंडर्ड में किताब आएगी आर्थिक विकास की समझ। 11th स्टैंडर्ड की किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ओके, और उसके बाद 12th स्टैंडर्ड की किताब है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। मतलब ये 4 किताबें आपके पास इकोनॉमी की होगी, तो इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। तो ये चारों आपके पास इकोनॉमी की एनसीईआरटीज होनी जरूरी है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर स्टैंडर्ड बुक इकोनॉमी की कौन सी ले, मतलब बहुत, ये तो बेसिक की बात होगी। इसके बाद फिर आगे स्टैंडर्ड बुक्स आती है बच्चा। मैं ये कहूंगा आप सीधा स्टैंडर्ड बुक्स मत परचेज कीजिए, पहले एनसीईआरटीज में जो लिखा गया है 2, 3, 4 बार एनसीईआरटीज को पढ़िए, समझिए, और जब आपको लगे हाँ अब मुझे कुछ एडवांस लेवल की चीजें पढ़ने की जरूरत है, तभी आप स्टैंडर्ड बुक आगे परचेज करना। समझ गए? स्टैंडर्ड बुक का मतलब किसी ऑथर ने लिखी है, वो एनसीईआरटीज नहीं है। समझ गए? जैसे एम लक्ष्मीकांत थी पॉलिटी की, और एनसीईआरटीज अलग है। तो एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ठीक है, आपके मन का भी डाउट सॉल्व हो जाएगा, यार हर टॉपर बोल रहा है मैंने नहीं पढ़ी, तो आपको वो डर नहीं रहेगा। ठीक है,
तो इसलिए पहले ये बेसिक्स पढ़ना, ये बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ना, उसके बाद आप कोई स्टैंडर्ड बुक ले लेना। आगे चलते हैं, चलो। तो ये सब हिंदी इंग्लिश में मैंने आपको दिखा दी। इकोनॉमी वाला पार्ट हो गया, फिर आया साइंस वाला। देखो, ज्योग्राफी हो गया हमारा, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, 4 ये फाउंडेशनल सब्जेक्ट है। 5वां सब्जेक्ट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस। ओके, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात बता दूं, यूपीएससी के जो ज्यादातर प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं, मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं, वो करंट अफेयर बेस्ड ही आते हैं। लेकिन साइंस की कुछ बेसिक समझ तो हो। हमें बेसिक फिजिक्स भी नहीं आ रहा, बेसिक हमें केमिस्ट्री भी नहीं आ रहा, हमें ये भी नहीं पता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, है ना, कैसे केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, नेचुरल जो आपके फिजिकल जो प्रिंसिपल्स है वो आपको नहीं पता, आपको गुरुत्वाकर्षण बल भी अगर नहीं पता, तो ये थोड़ा सा ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल अवश्य पता होनी चाहिए। तो उस लिहाज से ज्यादा एनसीईआरटीज नहीं बोलूंगा मैं आपको। 9th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी, 10th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी, 9th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी आता है विज्ञान के नाम से, फिर 10th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी भी विज्ञान के नाम से, बहुत बेसिक है। मेरे पास भी ये तीनों ही किताबें हैं, मतलब ये मैंने भी पढ़ के रखी हुई है, मतलब प्रॉपर पढ़ी हुई है। ऑल्दो मेरा साइंस बैकग्राउंड था, लेकिन फिर भी मैंने इन किताबों को फिर से पढ़ा। और फिर 11th स्टैंडर्ड का जो बायोलॉजी है, 11th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी वो इसलिए क्योंकि ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले पार्ट में आपको हेल्प करता है। इसके भी कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे बायोलॉजी वाली है 11th स्टैंडर्ड की, तो इसमें जीव जगत है, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, खनिजों का पोषण, ये चैप्टर लिखे है बच्चा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ा होना चाहिए। 12वें नंबर वाला आपका पढ़ा होना चाहिए। 5वां नंबर वाला ये आ गया वंशगति और विविधता के सिद्धांत, वंशगति का आणविक आधार, विकास है, मानव स्वास्थ्य और रोग है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, मानव कल्याण में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे काम करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के कौन कौन से सिद्धांत है, प्रोसेस कौन से है, जैव प्रौद्योगिकी उसका उपयोग, जीव समष्टि, पारितंत्र, जीव विविधता एवं संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दे। मतलब ऑलमोस्ट मैं ये कहूंगा इस पूरी एनसीईआरटी को आप पढ़ लेना। ये सारे चैप्टर आपके प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से और मुख्य परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये किताब आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये सारे चैप्टर, चाहे रोजाना आप एक एक चैप्टर ही पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। कुछ नहीं आ रहा तो गूगल कर लो, या तो आप कहीं से एनसीईआरटी पढ़ ही रहे होंगे, और नहीं भी पढ़ रहे, खुद से पढ़ रहे, तो मोबाइल फोन तो है ना, गूगल से देख लो भाई, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो गूगल कर लो। वैसे तो बहुत बेसिक किताबें लिखी गई है और बहुत ही सरल है ये, आप इनको पढ़ोगे तो खुद से भी समझ में आ जाएगी। फिर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर करंट अफेयर हम कब से पढ़े, कैसे पढ़े? तो मुझे लगता है आपका टारगेट ईयर चाहे कुछ भी हो, आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कोई न्यूज़पेपर पढ़ते रहे। आपको इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर नहीं आता समझ में, या आपके क्षेत्र में नहीं आता, इन दिनों ऑनलाइन की व्यवस्था है। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं भी हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो कुछ तो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आपके यहाँ कोई तो आता होगा। डेली बेसिस पे पता रहे कि इंडिया की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, पॉलिटी में क्या चल रहा है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय संबंध में क्या सिचुएशन चल रही है ना, उसका आपको बेसिक समझ होना जरूरी है। वो आपको हेल्प करेगा, है ना। ये सारी जो एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, इनमें बहुत सारे जो कंसेप्ट्स आएंगे, तो करंट अफेयर से लिंक करोगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। वरना ये रहेगा करंट अफेयर वाली दुनिया बिल्कुल अलग चलती है, और ये एनसीईआरटी ऐसा लगता है जैसे पुरानी दुनिया में चल रहे हो। तो करंट अफेयर को पढ़ते रहोगे तो कुछ कुछ आपका लिंक डेवलप होता रहेगा। और इंटरलिंकिंग जो बोलते हैं ना टॉपर्स, कि इंटरलिंकिंग का अप्रोच आपके पास होना चाहिए, तो वो आपको हेल्प करेगा यहां से। तो करंट अफेयर्स पे आप कुछ भी पढ़े, इंग्लिश में हो तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, हिंदी माध्यम से हो तो आप दैनिक जागरण, भास्कर, जो भी आपके यहाँ आ रहा है, राजस्थान पत्रिका, या जो भी आपके क्षेत्र का कोई सा भी आ रहा है, वो आप अवश्य पढ़े, है ना। उसमें गांव गली मोहल्ले की खबरें ना पढ़ के, तो आप नेशनल लेवल की खबरें उसमें पढ़े। और अगर आप हिंदी माध्यम से हो और ऑनलाइन भी ले सकते हो, तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आप अवश्य पढ़े। दैनिक जागरण, इसका राष्ट्रीय संस्करण के नाम से अलग ही आता है बच्चा, ये आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, ये पढ़ ले आप, ठीक है।
उसके बाद जनसत्ता, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जनसत्ता वाला न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ लो। राजस्थान पत्रिका, राजस्थान वाले बोलेंगे सर पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ लो। पढ़ना जरूरी है। आपका टारगेट ईयर चाहे 2030 हो, 2029 हो, आपको लगेगा अभी तो 2030 बहुत दूर है, 5 साल है, अभी से करंट अफेयर पढ़ के क्या करेंगे? नहीं, करंट अफेयर पढ़ने से आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होगी, मजा आएगा आपको पढ़ने में, मतलब पढ़ाई एक बोझ नहीं लगेगी। डेली जो आपको कुछ पढ़ा हुआ होगा, सपोज करो आपने एनसीईआरटी के अंदर चक्रवात का कंसेप्ट पढ़ा, इधर करंट अफेयर में आपका देखा कि भैया फला भारत के पूर्वी तट पे फला चक्रवात आ गया, तो आपको लगेगा ना अच्छा यार चक्रवात मेरा एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ था और इधर मैं करंट अफेयर में भी देख रहा हूं। आ रही है बातें समझ में? उधर आपने पॉलिटी की एनसीईआरटी में निर्वाचन आयोग को पढ़ा, इधर चुनाव आ गए बिहार वाले, आपको लगेगा अच्छा यार हाँ अभी चुनाव देखते कैसे मेरा पढ़ा हुआ है, कैसे कंडक्ट होते हैं, कौन कराता है। तो वो सारी चीजें आपका बहुत अच्छे से कोरिलेशन डेवलप कराएगी, कौन? करंट अफेयर। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मंथली मैगजीन पढ़नी चाहिए क्या? अगर आपके पास टाइम है तो अवश्य पढ़े। योजना पढ़े, कुरुक्षेत्र पढ़े, या जो भी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का मंथली मैगजीन आ रहा है वो पढ़े, या आपको कोई और भी समझ में आ रही है मंथली मैगजीन तो पढ़ लो भाई, अच्छा ही है। मतलब अगर आप यूपीएससी को टारगेट बना रहे हो और दिमाग में सिर्फ यूपीएससी है तो बस पढ़ाई से घिरे रहो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो ये बहुत सारी बेसिक बातें बच्चा मैंने आप लोगों को बताई है और बस इतना ही कहूंगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ये सारी बेसिक जो मैंने आपको सारी एनसीईआरटीज बताई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अपना ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक।